नाउ इन इकोनॉमिक्स में देखेंगे हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 फर्स्ट चैप्टर है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो. वन, रैशनल ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नेप एनईपी नेप 1991. अभी रैशनल का क्या होता है, मीनिंग इधर एग्जैक्टली. सो व्हाट आर द रीजंस, है ना, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च करने का मेन रीजन क्या, दैट इज कॉल्ड रैशनल. रैशनल मीन्स मेन रीजन, है ना, टू लॉन्चिंग द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों लॉन्च करना जरूरी, व्हाई इट इज नेसेसरी. तो देखेंगे इन 1991 इंडिया फेस द सेवियर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया. यानी बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी हमारे इधर आर्थिक मंदी चालू होगी, डिफिकल्टी चालू होगी इकोनॉमिक में, वो भी सीवियर यानी सीरियस. विच पोज द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस. इसलिए गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म. यानी इकोनॉमिक में कुछ रिफॉर्म करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, सुधारना करना चाहिए. इसलिए द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नेप 1991 वॉज एम, उन लोग का एम क्या था, एट स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमिक. पहला इकोनॉमिक स्टेबल करो जो डाउनवर्ड जा रही है, एंड मेकिंग द लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर चेंजेस. उसमें जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर चेंजेस करो जिससे क्या होगा, टू प्रमोट द ग्रोथ बढ़ेगा. ओके. तो मेन रीजन है कि बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस था, इसलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन लोग को इंट्रोड्यूस करनी पड़ी. एक मेन रीजन है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए और एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ बढ़ाने के लिए. तो देखेंगे हम लोग और भी रीजंस है कि नेप क्यों लॉन्च करनी पड़ी. तो व्हाई वाज द नेप 1991 इंट्रोड्यूस. तो देखो, बिफोर 1991 में इंडियन इकोनॉमिक वाज टाइटली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट अच्छी तरह कंट्रोल कर रही थी. हाउएवर इनएफिशिएंट पॉलिसीज, यानी पॉलिसी प्रॉपर वर्क नहीं हुई, इनएफिशिएंटी, हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा हो गई थी, एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स क्रिएटेड एन इकोनॉमिक क्राइसिस. बिफोर 1991 इंडियन इकोनॉमी वॉज टाइटली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट. ओके, तब गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी बराबर. हाउएवर इनएफिशिएंट पॉलिसी, एंड पॉलिसी प्रॉपर वर्क नहीं हो रही थी. हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया था. एक्सटर्नल क्रिएटेड, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे उससे क्या क्रिएटेड हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1991 में. इकोनॉमिक रिसेशन आ गया. रिसेशन मतलब क्राइसिस मतलब सब इकोनॉमिक कंडीशन बहुत वर्स हो गई. ओके. तो क्राइसिस फोर्स द इंडिया टू रीथिंक इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मूव टुवर्ड्स द मार्केट ड्राइवन इकोनॉमिक्स, है ना. तो क्राइसिस से इंडिया को वापस रीथिंक करना पड़ा कि हम लोग को इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी और मार्केट के हिसाब से हम लोग का इकोनॉमिक चलना चाहिए. तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए. तो फर्स्ट स्टेप्स देखो, हम लोग देखेंगे क्या था कि क्यों इकोनॉमिक पॉलिसी निकालनी पड़ी, वो पहला देखेंगे, बाद में देखेंगे उसके लिए मेजरमेंट्स क्या लिए गवर्नमेंट. तो नए पे इंट्रोड्यूस करने का पहला रीजन था फिस्कल क्राइसिस, यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग मोर देन इट्स अर्न. इसको बोलते हैं फिस्कल क्राइसिस. ओके. यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया जितना वो रेवेन्यू कलेक्ट करती है. ओके. तो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन स्पेंडिंग मच मोर देन इट वाज अर्निंग सिंस 1980 से जितना अर्न कर रही थी उससे ज़्यादा स्पेंडिंग हो रहा था. ओके. दिस लीड टू फिस्कल डेफिसिट. इससे बोलते क्या, इसको ही बोलते फिस्कल डेफिसिट. मतलब गैप बिटवीन गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के बीच में गैप बढ़ जाता है, तब उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट. विच हैड राइजन टू 7.7% ऑफ द जीडीपी. जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी हमारे देश में जितना प्रोडक्शन होता है ना उसका 7.7% फिस्कल डेफिसिट में चला गया, यानी लॉस में चला गया इन 1991 में. तो ये मेन रीजन है ना क्राइसिस आने का. सेकेंड रीजन क्या था, गवर्नमेंट बोरो मनी टू कवर द डेफिसिट, है ना. यानी डेफिसिट कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने जो बोरो किया था मनी, लोन लिया था, वो इंक्रीजिंग पब्लिक डेट टू 48.6% ऑफ द जीडीपी. तो पब्लिक डेट कितना हो गया, हमारे जीडीपी के 48%, यानी ऑलमोस्ट 50%, राइट. देन लार्ज पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग वाज नॉन प्रोडक्टिव एरिया. और गवर्नमेंट जो भी स्पेंडिंग कर रही थी, सोशल एक्टिविटी पे स्पेंडिंग कर रही थी, वो सब नॉन प्रोडक्टिव है, उससे कुछ रिटर्न में आने वाला नहीं. जैसे लाइक सब्सिडाइज दे रही थी अलग अलग फार्मर्स को या और भी बिजनेसमैन को, डिफेंस में खर्चा था,
इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस डेट पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं उससे कुछ रिटर्न नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। अगर हम लोग स्पेंड करते हैं पैसा तो उसके रिटर्न में हम लोग को कुछ इंटरेस्ट आता है, कुछ मनी आता है, पैसा आता है, तो हमें समझ में आता है कि ये प्रोडक्टिव है। लेकिन ये सब नॉन प्रोडक्टिव एरिया में हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा था, तो एक रीज़न है क्राइसिस का। देन ड्यू टू एक्सेसिव बोरोइंग कैसा हो गया, एक्सेसिव हो गया, कर्जा ज़्यादा हो गया, तो इंटरेस्ट बर्डन ऑन गवर्नमेंट कितना हो गया, रोज टू 29% ऑफ द टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी जितना भी रेवेन्यू आता था खर्चा करने के लिए उसका 29% इंटरेस्ट ही हम लोग पे कर रहे थे। ओके, देन रूट कॉज ऑफ क्राइसिस वाज दिस अनकंट्रोल्ड फिस्कल डेफिसिट। मेन रूट कॉज क्या है क्राइसिस का, है ना, रिसेशन का? तो एक है अनकंट्रोल्ड फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट ना कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी, तो विच द नेप एम टू रिड्यूस। इसलिए नेप का मेन एम क्या था कि भाई इसको रिड्यूस करो, नहीं तो आगे बहुत डिफिकल्टीज आ जाएगी। तो ये रीजन है नेप इंट्रोड्यूस करने का कि फिस्कल क्राइसिस आ गई। ओके, ध्यान देखेंगे। सेकेंड रीजन है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, है ना, क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी क्राइसिस हो गया। अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट तो मालूम है, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गया। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज में पैसा था फॉरेन का वो सब एम्प्टी हो गया। कैसे देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या? तो बीओपी रिफर्स टू कंट्रीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी हमारा जो फाइनेंशियल पोजिशन है वो वर्ल्ड से कनेक्टेड जो है उसकी जो पोजीशन है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी कितना पैसा फॉरेन से आ रहा है और कितना पैसा फॉरेन में जा रहा है, इसका जो डेबिट क्रेडिट जो एडजस्ट करके होता है प्लस माइनस, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर कमजोर रहेगा तो हम लोग बाहर से कोई ऑयल बिल कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर सकते, उन लोगों को तो पैसा देना ही पड़ेगा ना। तो इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन क्या थी, सिचुएशन वर्सन, खराब हो गई। क्यों? तो मेन रीजन एक है द गल्फ वॉर। 1991 में देखो गल्फ में वॉर हो गया, कॉज शार्प राइज इन ऑयल प्राइस, इसलिए ऑयल की प्राइस राइज हो गई, बढ़ गई। ऑयल की प्राइस बढ़ गई तो इंक्रीजिंग इंडियन इंपोर्ट बिल, इंडिया का जो इंपोर्ट बिल था वो भी बढ़ने लगा, क्योंकि सब पूरा बिजनेस जो रहते हैं, पूरे अफेयर्स रहते हैं, ऑपरेशन रहते हैं, वो ऑयल पे ही डिपेंड है। अगर ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो ट्रांसपोर्ट, वेजिटेबल, फूड्स, ऑल सबकी प्राइस बढ़ती है, और वो प्राइस बढ़ने का रीजन था गल्फ में वॉर। सेकेंड है इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, है ना, निगेटिव हो गया, ट्रेड गैप हो गया एंड रीच टू 9.7 बिलियन डॉलर में चला गया, ऑलमोस्ट 3.2% ऑफ द जीडीपी। यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो 3.2% जो प्रोडक्शन था वो ऑलमोस्ट कम हो गया। देन थर्ड है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ड्रॉप हो गया टू जस्ट 1 बिलियन डॉलर में आ गया, यानी 1 बिलियन डॉलर ही हमारे पास रिजर्व में बैठा था इन मिड 1991 में। बेयरली इनफ टू कवर द 2 वीक ऑफ इंपोर्ट, हम लोग खाली 2 हफ्ते का इंपोर्ट कर सकते, इतना ही हमारे पास पैसा था। फोर्थ रीजन है मैनी इंडियन वर्किंग इन गल्फ कंट्री लॉस देयर जॉब, क्योंकि वॉर के कारण क्या हो गया, बहुत सारे गल्फ कंट्री में जो काम करने वाले थे उनके जॉब चले गए। तो जॉब चले गए तो वो लोग जो ट्रांसफर करते थे पैसा इंडिया में वो भी कम हो गया। तो रिड्यूसिंग फॉरेन रेमिटेंस, रेमिटेंस मतलब जो फॉरेन का पैसा जो आता है ना, ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं रेमिटेंस। कैश ट्रांसफर मतलब रेमिटेंस, यानी फॉरेन का रेमिटेंस कम हो गया, क्योंकि उधर जॉब नहीं तो सैलरी नहीं, सैलरी नहीं तो वो लोग पैसा ट्रांसफर कैसे करेंगे। तो ये सब रीजंस था जिसके कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन खराब हो गई, और उसके कारण लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना, पूरे वर्ल्ड का कॉन्फिडेंस लूज हो गया। जैसे फर्स्ट देखो फॉरेन इन्वेस्टर जो रहते पैसा इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, वो लोग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो बताते हैं कि इधर पैसा इन्वेस्ट करना अच्छी बात है, ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने लॉस किया ट्रस्ट इन इंडिया, इंडिया में ट्रस्ट करना छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगता था इंडिया इज एबिलिटी टू रिपे डेप्ट, रिपे करने की इंडिया की एबिलिटी नहीं है, इसलिए उसका ट्रस्ट कम हो गया फॉरेन इन्वेस्टर एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का। सेकेंड हैंड नॉन रेसिडेंट इंडियन जितने भी थे एनआरआई, उन्होंने क्या किया, विड्रू देयर डिपॉजिट, उन्होंने अपने अपने डिपॉजिट इंडिया से निकाल दिए, क्योंकि उन्हें लगा कि आगे बहुत पोजीशन खराब होने वाली है। वर्सनिंग द क्राइसिस, क्राइसिस और भी वर्सनिंग हो गई उसके कारण, क्योंकि एनआरआई ने सब अपना पैसा इंडिया से निकाल दिया। थर्ड रीजन है बाय मिड 1991 में इंडिया वाज ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्टिंग ऑन इट्स इंटरनेशनल पेमेंट,
यानी इंटरनेशनल पेमेंट में डिफॉल्ट में आने लगा। तो दीज आर ऑल रीजंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होने का रीजंस है। थर्ड में भी देखो हाई इन्फ्लेशन, प्राइस राइजिंग रैपिडली, यानी हाई इन्फ्लेशन यानी प्राइस राइजिंग कैसे हो रही है, रैपिडली हो रही है ना। क्यों? देखो इन्फ्लेशन रिफर्स टू द राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले वो बताओ कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ते हैं उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। ओके 1991 में देखो इन्फ्लेशन क्रॉस टू 10.2% चला गया, यानी महंगाई बोलते हैं ना वो 10% के ऊपर चली गई। रिमेन हाई और बढ़ती रह गई बिटवीन 10 to 14% टिल 1994-95 में। तो इससे क्या हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ना मतलब हर चीज़ महंगी हो जाती है। कोई बाय नहीं करेगा, कोई बाय नहीं करेगा तो बिजनेसमैन प्रोडक्शन नहीं करेगा, प्रोडक्शन नहीं करेगा तो रेवेन्यू जनरेट कैसे होएगा, सैलरी नहीं मिलेगी, जॉब लॉस होएगी। बहुत सारे रीजंस होते हैं इन्फ्लेशन के कारण। ओके देन सेकेंड गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी एडमिनिस्टर जो प्राइस थी ऑफ पेट्रोलियम की, गवर्नमेंट जो कंट्रोल करते हैं पेट्रोलियम प्राइस स्टेबिलिटी लाने के लिए, एंड अदर असेंशियल गुड्स जो मेंटेन करते हैं जैसे राइस है, शुगर है ना, फूड ग्रेन्स है, उनकी जो वेजिटेबल्स है उनकी प्राइस जो मेंटेन करने के लिए जो गवर्नमेंट कंट्रोल में रखती है प्राइस, वो भी प्राइस क्या होगी, वह रेज बढ़ गई एंड फर्दर इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, यानी गवर्नमेंट का भी कंट्रोल छूट गया। ओके थर्ड है हाई इन्फ्लेशन मेड इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अफोर्ड द बेसिक नेसेसिटी, और हाई इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत होने के कारण पीपल को बेसिक नेसेसिटी यानी जो बेसिक नीड्स है वो भी फुलफिल करने को डिफिकल्ट हो गया, यानी 2 टाइम का खाना खाने के लिए भी डिफिकल्ट हो गया था। तो ये दीज आर ऑल रीजंस, उसके कारण क्या हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। फर्स्ट डे का फिजिकल क्राइसिस आ गई थी, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, कंट्रोल के बाहर चला गया था। सेकेंड रीजन था बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो गया, बिकॉज ऑफ गल्फ में वॉर हो गया, लोगों के जॉब चले गए और उसके कारण सब लोग विड्रॉ करने लगे पैसा, और ट्रस्ट भी कम हो गया फॉरेन इन्वेस्टर का। और थर्ड था हाई प्राइस, यानी प्राइस बढ़ रही थी, इसके कारण इन्फ्लेशन हो गया, लोगों को बेसिक नीड्स भी फुलफिल करने नहीं पड़े, महंगाई रेट ऑलमोस्ट मोर देन 10% हो गया। तो दीज आर 3 रीजंस, उसके कारण क्राइसिस आई इकोनॉमिक में, और इसीलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 इंट्रोड्यूस करना पड़ा, क्योंकि ये क्राइसिस रिड्यूस करने के लिए इम्पॉर्टेंट था। देखेंगे उसके लिए उन्होंने क्या मेजर्स उठाए। तो देखो यहाँ पे दिखा है हाउ डिड नेप 1991 सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गया था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नेप ऑफ 1991 वाज इंट्रोड्यूस, क्यों इंट्रोड्यूस की, तो स्टेबलाइज इकोनॉमिक, यानी इकोनॉमिक स्टेबल होनी चाहिए पहला, देन प्रमोट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ, है ना, पहला स्टेबल हो जाएगी तो ग्रोथ करने में आसान हो जाता है, इसलिए पहले स्टेबलाइज द इकोनॉमिक एंड देन प्रमोट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ग्रोथ भी कैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, है ना। इट वॉज बेस्ड ऑन 3 की प्रिंसिपल, इसके लिए 3 की प्रिंसिपल है। पहला यानी कि लिबरलाइजेशन, उन्होंने सब लिबरलाइजेशन कर दिया। लिबरलाइजेशन यानी क्या, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्रीज। पहले इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता था कि आप इतना प्रोडक्शन मत करो, आप ये मत करो, इतने लॉन्च मत करो। वो जो लिमिट था, रेस्ट्रिक्शन था, वो गवर्नमेंट का पूरा हटा दिया, उसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, यानी फ्रीडम पॉलिसी यूज की। जाओ इंडस्ट्री बनाओ, प्रोडक्शन निकालो, आपको कोई लिमिट नहीं है, लाइसेंस की जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन पॉलिसी। बी है प्राइवेटाइजेशन किया, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग थे, उसको प्राइवेटाइजेशन किया, जैसे LIC है, MTNL है ना। अलाउिंग प्राइवेट कंपनी को अलाउ किया, प्राइवेट कंपनी टू टेक ओवर द गवर्नमेंट रन बिजनेस, जितने भी गवर्नमेंट रन बिजनेस है जो लॉस में जा रहे हैं वो प्राइवेट कंपनी ने क्या किया, टेक ओवर किया, उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। थर्ड है C ग्लोबलाइजेशन, यानी आप पूरा बिजनेस ग्लोबलाइज करो, यानी ओपनिंग न्यू इकोनॉमिक टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, यानी बाहर के इन्वेस्टमेंट अपने इधर आनी चाहिए, बाहर ट्रेड जाना चाहिए, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। विद इन इंडिया बिजनेस मत करो, बिजनेस बाहर लेके जाओ, ओके, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइज। ये 3 मेन की फैक्टर्स है जिसके कारण इकोनॉमिक क्राइसिस क्या होगी, सॉल्व हो गई। दिस रिफॉर्म हेल्प द इंडिया रिकवर फ्रॉम क्राइसिस, से बाहर आ गया एंड ग्रो इनटू स्ट्रॉन्गर एंड मोर कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक बन गई। तो ये रीजन था इकोनॉमिक क्राइसिस होने का, और इसके लिए 3 रीजंस थे जिसके कारण इकोनॉमिक क्राइसिस रिकवर हो गई, रिफॉर्म हो गई। ओके, एक क्वेश्चन अच्छी तरह देखो, बैठ करो, प्रैक्टिस करो। ओके, ऑल द बेस्ट।